अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान की जो सियासत है ये भी ज़रा अजब ही है। यहाँ पर होता कुछ है, दिखाई कुछ देता है कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो हमारी सियासत का भी जनाब कुछ ऐसा ही हरा हाल है। हम सोच कुछ रहे होते हैं लेकिन हो कुछ और रहा होता है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि टाइमिंग यहाँ पर बड़ी कमाल की है। अगर कहा जाए कि बड़े धीरे धीरे जो है वो इंकशाफात लोगों के सामने आ रहे हैं। बकल वालों के लिए वो कहते हैं ना कि इशारा ही महज काफी है। तो जनाब, हम जरा कुछ बात कर लेते हैं चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब का, जो कि हमेशा ईमानदारी और एहतसाब की बात करते आए हैं। उनके वोटर्स भी यही मानते हैं कि खान साहब पर किसी किस्म की करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है और आज तक साबित भी नहीं हुआ। बिल्कुल बजा कहते हैं। लेकिन अब आप देखें जो अकल वाले लोग हैं या जो लॉजिकल लोग हैं, जरा वो ये बात सोचें कि अभी खान साहब की हुकूमत खत्म नहीं हो रही, लेकिन एक खातून जिनका नाम फरा गोगी साहिबा है, जो कि बुशरा बीबी की बहुत ही करीबी और अजीज समझी जाने वाली दोस्त हैं, वो खान साहब की हुकूमत के खत्म होने का इंतजार नहीं करती और मुल्क से फरार हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है खान साहब की हुकूमत में कि फरा बीबी फौरन से पहले भाग गई? सवाल का निशान। बात करेंगे इस पर। उसके बाद जनाब ये होता है कि करप्शन की नई दास्तानें सामने खुलने लगती हैं। एक के बाद एक करके ऑडियो कॉल्स लीक होना शुरू हो जाती हैं। महंगी तरीन अंगूठी के मामलात भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब जो एक किस्सा सामने आया है उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए हैं। और जनाब राना सनाउल्लाह ने रूहानी यूनिवर्सिटी का अजीब किस्सा बयान किया है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके साथ बयान करती हूं जिनकी नजर से ये अहम खबर नहीं गुजरी है। साबिक हुकूमत ने बरतानिया में पकड़े गए अरबों रुपए में अपना हिस्सा तय करके बहरिया टाउन को रिलीफ दिया और बदले में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और फरा खान के नाम पर अराजी मुंतकिल की। बरतानिया में पाकिस्तान के पकड़े गए 50 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं हुए। यहां पर यह बात काबिल गौर है। तो फिर कहां गए? बहरिया टाउन ने एक मुआहिदा किया जिसके तहत एक ट्रस्ट को 458 केनाल जमीन अतिया की साबिक हुकूमत ने बहरिया टाउन से अपना हिस्सा 5 अरब रुपए तय किया। बहरिया टाउन ने जमीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर मुंतकिल की है और मुआहिदे के तहत अराजी अतिया की गई है। और यह पहली दफा हुआ है कि दस्तखत एक जानिब बहरिया टाउन के और दूसरी जानिब जनाब बुशरा बीबी के मौजूद हैं। तो ये हुआ क्या है? अलकादिर के दो ही ट्रस्टी हैं, एक तो इमरान खान और दूसरा बुशरा बीबी साहिबा। इसी हवाले से बात करेंगे। जो मेहमान है उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। शेख अली रजा हमारे न्यूज रिपोर्टर सुहावा से हमारे साथ होंगे। अलकादिर यूनिवर्सिटी और वो ट्रस्ट एरिया सारा हमें दिखाएंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर होंगे। बनी गाला वाला केस उस हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ सीनियर सहाफी सैयद ऑन शिराजी भी होंगे। सबसे पहले ऑन में आपकी जानिब आती हूं और मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, एक के बाद एक कर कोई ना कोई नया किस्सा सामने खुलता जा रहा है, एक के बाद एक कर इंकशाफात होते जा रहे हैं। अब ये जो नया स्कैंडल या मामला सामने आया है, मौजूदा हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब बयान करते हैं, क्या हकीकत है, क्या फसाना है? नबिया, बिल्कुल देखिए, ये वो मामला है जो आने वाले दिनों में मजीद खुल के सामने आएगा। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक ही बात कही जाती थी कि बाकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या JUI हो या कोई भी हो, MQM हो, वो जनाब करप्ट हैं, उनकी लीडरशिप करप्ट है। और हमारे वो लीडर हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादक अमीन का ठप्पा लगा के जो है वो भेजा हुआ है। और वो जनाब अब इतने सादक अमीन है कि करप्शन की कोई सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा, फिर जब कुछ चीज़ें सामने आई, वो 5 किरात वाली अंगूठी हीरे की सामने आई या मलक साहब की बाकी काले सामने आई, तो फिर या फरा गोगी के मामला सामने आए कि जी फरा गोगी पैसे लेके तो ट्रांसफर करवाती थी। तो फिर कहा जाता था कि जनाब ये क्या बात है, आप कोई डॉक्यूमेंट लेके आए, आप उनके खिलाफ कोई केसेस करें ताकि पता चले। कोई हकाइक लेके आएंगे तो सिर्फ लफ्जी इल्जामात है, फिर ये डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स में बड़ी मजे की चीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई, जो अभी आपके नाज़रीन के सामने मैं ले आऊंगा। और आप जब देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी कि वारदातें कैसे डाले थे। ये कैसे वारदातिये थे जिन पे सादक अमीन का ठप्पा लगा हुआ था, लेकिन वारदातें डालते जा रहे थे। जरा जल्दी जल्दी मैं आपके सामने ये एक जो है वो एग्रीमेंट दिखाता हूँ। 200 रुपए वाले स्टाम्प पे ये एग्रीमेंट है बुशरा
खान यानी बुशरा गोगी और जनाब आली ये बैरिया टाउन के माबैन, और ये है 400 और उसके साथ जो है वो 58 किनाल का। अच्छा, इसमें जो मजे की बात है, जो मतलब आप हैरान रह जाएंगी, ये एग्रीमेंट हो रहा है 24 मार्च 2021 को। ये एग्रीमेंट की डेट है 24 मार्च 2021 को, लेकिन ये देखिए अफेक्टिव डेट क्या है, अफेक्ट ये एग्रीमेंट कब से होगा, ये लिखा हुआ है जी मार्च 2019 से। यानी जब एग्रीमेंट हो रहा है, ये पहली बार हमने देखा है एग्रीमेंट 2021 में हो रहा है, इफेक्ट 2019 में हो रहा है। यानी इससे आप वो कहानियां समझ जाएं कि किस अंदाज में जो है वो चूना लगाया गया। और ये वो चीजें हैं जो मलक साहब की जानिब से बुशरा बीबी को दी गई, खान साहब को डायरेक्टली तौर पे दी गई, क्योंकि ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी है जहां पे इस वक्त आप कह रही हैं आपका नुमाइंदा मौजूद है, वो अल कादर यूनिवर्सिटी जो है वो मलक साहब ने वो जमीन खान साहब को दी, बुशरा बीबी को दी और उसके साथ साथ फराह गोगी को दी। अच्छा, अब अगर कोई ये कहे कि फराह गोगी जी इमरान खान साहब की फ्रंट वुमेन थी, तो फिर तहरीक इंसाफ वाले गुस्सा करते हैं, मेरी 2-3 लीडर से बात हुई है, तो फिर ये इमरान खान साहब के बियाह पे फराह गोगी क्यों सिग्नेचर कर रही है बैरिया टाउन के साथ? अगर ये फराह गोगी आपसे मेरा एक सवाल आपसे, बल्कि जितने भी देखें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, यकीनी तौर पर आपकी बात हुई होगी उनसे, 4 हल्के खोल दो, 4 हल्के खोल दो, चोर डाकू सुन सुन के हमारे तो कान पक गए ये सारी बातें। बहरहाल अपना सारा नजरिए की बात है, लेकिन अब खान साहब की टीम में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कोई अभी तक सामने क्यों नहीं आया, किसी ने अपना इसके ऊपर मौकफ क्यों नहीं रखा? अगर आपकी उनसे बात होती है तो क्या कहते हैं वो? फवाद चौधरी साहब अब क्यों नहीं आते टीवी पर, अब क्यों नहीं फोन उठा रहे? नबिया फवाद चौधरी साहब से जब मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं तो बुशरा बीबी को जानते ही नहीं हूं, बुशरा सॉरी फराह खान को, फराह गोगी को जानते ही नहीं हूं। मैंने कहा फराह गोगी वही है जिसको जो मतलब तहरीक इंसाफ की सपोर्टर रही, और कहा हमारे तो करोड़ों वोटर है, मुझे क्या पता कि वो कौन सी सपोर्टर है। असद उमर साहब से मैंने पूछा कि ये जो है फराह गोगी, ये फ्रंट वो मैन, ये कहानियां, कहा जी मैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, मैं तो नहीं जानता फराह खान कौन है, और खान साहब उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट देखें, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये वो है जो खान साहब जब वजीर आजम पाकिस्तान थे 2 दिसंबर 2019 को वफाकी काबीना में ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था शहजाद अकबर की जानिब से। ये वो एनआरओ आप कहें जो खान साहब कहते थे ना मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, ये वो एनआरओ है जो उन्होंने मलक रियाज को दिया, जो उस वक्त 38 अरब रुपए बनते थे, और अब अगर पाउंड की कीमत लगाई जाए तो ये 50 अरब रुपए जिसका आप जिक्र कर रही थी, ये खान साहब ने मलक रियाज साहब को माफ कर दिए इन अदर वर्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने 458 अरब की पेमेंट देनी है मलीर वाला यानी बैरिया टाउन कराची वाला, उसमें जनाब कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें। और ये पाकिस्तान का कौमी राज है, सादक और अमीन वजीर आजम का कौमी राज मलक रियाज के वो पैसे हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये साबित होने पे कि ये पैसे इलीगल थे उनसे बरामद करके रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को दिए कि ये आपके गरीब आवाम के पैसे हैं। खान साहब कहते हैं मैं गरीबों के लिए और बाहर से इतने पैसे लेके आया, ये आपके गरीब आवाम के पैसे हैं, ये हम आपको वापस कर रहे हैं। और खान साहब ने वो पैसे फिर उसी मलक रियाज को दिए। और आपने पहले भी इस पूरे मामले की तरफ इशारा किया था, आप हमारे शो में इससे पहले तस्करा कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं। मैं जरूर आगे चलकर आपसे पूछूंगी कि मजीद और कौन कौन सी लीक्स आना अभी बाकी हैं। बहरहाल हम अली रज़ा के पास जाते हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि जो अल कादिर ट्रस्ट है, ये जमीन जो अतिया की गई वो कितनी है, कहाँ वाक़ है, ये अब मौजूद है हमारे न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पर, उनसे हम एक बार सारा देखेंगे भी। लेकिन और मुझे बताइएगा क्या कोई नया किस्सा भी निकलने वाले आने वाले दिनों में, और क्या खान साहब गिल्टी हैं, क्या वो सादिक और अमीन रहे, ये मेरा सवाल है। नबिया ये तो मतलब अब एक अंधे शख्स को भी मालूम हो रहा है कि सादिक अमीन नहीं रहे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, आल तो वजीर आजम बनने से पहले जब वो भारत गए थे तब भी मलक रियाज साहब के जहाज पे ही वो भारत गए थे, लेकिन जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आप अपने नाम पे डोनेशनें ले रहे हैं, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आप जनाब 38 अरब रुपए की जो है वो रकम वापस कर रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि कन्फ्लिक्ट आप जब
हलफ उठाते हैं ना, आप हलफ ये उठाते हैं कि मैं जाती मफादात को इस मामले में नहीं आने दूंगा, लेकिन खान साहब हम मुसलसल देख रहे हैं कि थ्रू आउट आप फंडिंग करते रहे। चले शौकत खानम को मैं इसमें नहीं ले आता साइड पे, लेकिन वो भी एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था, आप उसकी फंडिंग करते रहे। ये तो अब एक तयशुदा, ये 25 के 28 स्टूडेंट सारे कादर यूनिवर्सिटी जिस पे अरबों की, जो अगर सिर्फ वैल्यू आप डीसी रेट के है ना, वो डीसी रेट जो है वो 40 से 50 करोड़ रुपया बनता है। और आपको और मुझे पता है और देखने वालों को भी अच्छी तरह पता है कि डीसी रेट जो होता है वो कम से कम सही जो असर रेट होता है उससे 10 गुना कम होता है और जो मार्केट रेट होता है। तो ये जो 38 अरब रुपया बचाया गया और मलक साहब को वापस किया गया, और वो जो 5 अरब की, ये तकरीबन 5 अरब की जमीन बनती है, ये जो डायरेक्टली तौर पे खान साहब ने हासिल किया। और खान साहब मतलब बड़ा तरीका है, बुशरा बीबी डोनेशन ले रही हैं, मतलब आपको पता है और मैं यहीं से बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर ने भी हमें ज्वाइन किया। अली शेर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा जो ऑन ने सारा तस्करा किया, इसके अलावा 200 कनाल भी मजीद है जिसमें 100 कनाल अराजी बनी गाला में वाक़ है और फयाज शहजादी के नाम पर मुंतकिल की गई है। ये पूरा केस क्या है, ये पूरा मामला क्या है, कितनी अराजी मुंतकिल की गई है फयाज शहजादी के नाम पर, कौन है भाई ये बीबी, क्या कुछ कर रही है, कितना कुछ इनके नाम है, किन किन मामलात में इन्वॉल्व है, हो क्या रहा है? देखिए, बनी गाला में 100 कनाल नहीं बल्कि 200 कनाल अराजी जो थी वो मैंने कुछ अर्सा कबल जो है जब ये मामला आया था तो उस वक्त बनी गाला से अपने नाजरीन को वो जगह दिखाई भी थी कि ये वो जगह है। वहां पे जाकर विजिट किया था और वहां पे एक लंगर खाना जो है उसकी एक इमारत जो है वो बनी हुई है, एक साइड पे छोटी सी मस्जिद है और काफी सारा रकबा जो है वो खाली पड़ा है और उसकी किसी हद तक चारदीवारी भी है। लेकिन उसकी जो सिचुएशन है वो 100 कनाल करके 2 मरतबा जो है वो फरा गोगी के नाम पे ये जमीन मुंतकिल की गई थी और ये बहरिया कौम की तरफ से मुंतकिल की गई थी, मलक रियाज साहब की तरफ से मुंतकिल की गई थी। लेकिन जो इस जमीन के साथ साथ जो मेन मामला है वो है कि किसी के नाम पे ये क्यों की गई। अगर ट्रस्ट बनाया जाना है तो ट्रस्ट के नाम पे जाती, फर्द के नाम पे ये जो जमीन है वो कैसे मुंतकिल की गई, फिर जो उसकी प्राइस है वो भी उससे कहीं कम जो है वो उसमें शो की गई, जबकि उसकी प्राइस जो मौजूदा लिहाज से थी, मैंने उस वक्त उसको तकरीबन दरब दी थी कि मौजूदा इस वक्त मार्केट रेट इस एरिया में क्या चल रहा है, वो तकरीबन 6 अरब के करीब बनता है इतनी जमीन के हिसाब से। और वो जिस तरह बहरिया टाउन खुद डेवलप करके अगर 1 कनाल बेच रहा है उसको अगर जरब दी जाए तो उस लिहाज से ये तकरीबन रकम जो है वो 6 अरब रुपए की जाके बनती है। यानी जितनी महंगी, यानी बहरिया एनक्लेव इससे थोड़ी दूर है जिस जगह पे ये जमीन मौजूद है, तो उस लिहाज से उसके प्राइस अगर लगाई जाए तो ये कहाँ की कहाँ जाकर बनती है। तो इस तरह से ज़ाहिर ये एक तरह से ये कनेक्शन था बिटवीन फराह खान एंड बुशरा खातून अव्वल जो है उनके दरमियान, और फिर आगे जो मुख्तलिफ उस हवाले से लीक सामने आई, ऑडियो सामने आई, तो उस सारी से ये साबित होता है कि ये लिंक आपस में मौजूद था। लेकिन इससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग केस है और लीगल केस है वो केस है जो कल राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और शाहिद साहब भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन हकीकत यह है कि जब वहां पे उनसे कहा गया कि क्या, सवाल किया गया उनसे कि ये 50 अरब रुपया जो लंदन से आया है क्या ये सिर्फ लेने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी या जिसने दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो वहां राना सनाउल्लाह जो थे वो अगर मगर करते नजर आए और उन्होंने ये बात कही कि देखें मलक रियाज के पास तो कोई बहाना हो सकता है कि ये रकम किधर से आई, किधर से गई, उधर से गई, लेकिन जिनके पास आए हैं वो तो मुजरम है। यही इंसाफ का बेड़ा गर्क किया जाता है कि जब सीधी सीधी बात है रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोषी है तो दोनों सजा याफ्ता या दोनों मुजरम भी तो है। लेकिन वहां ये सवाल भी किया गया कि जो बिलावल हाउस है जो लाहौर में है, बहरिया टाउन में, बाकी जगहों ठीक है। अली शेर, मैं दोबारा भी आपसे बात करूंगी इसी हवाले से। शेख अली रजा सोहाबा में मौजूद हैं और अब हम आपको वही जगह दिखाएंगे जहां का ये पूरा स्कैंडल सामने आया है अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से। शेख अली रजा, बताइएगा आप हमें क्या खबर है, जो जमीन अतिया की गई कितनी है और कहां वाक़ है? जी बिल्कुल, ये सोहावा जिला जेलम की तहसील सोहावा है। यहाँ पर ये 458 कनाल जो है ये रकबा लिया गया था और ये आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। ये अलकादर यूनिवर्सिटी
सामने आपको नजर आ रहे हैं इसके ब्लॉक जो हैं, ये तकरीबन 458 कनाल रकबा लिया गया था और इसमें जो बताया जा रहा है ये तकरीबन 94 या 95 करोड़ बताया जा रहा है इसकी कीमत। और ये रकबा जो है इसकी जो 2020 के करीब ये लिया गया था। अच्छा, ये बताया कि यहाँ पर रूहानियत की तालीम भी दी जानी थी, इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है? अच्छा मैम, रूहानियत की तालीम के हवाले से बताता चलूँ कि बेसिकली ये अल-कादर यूनिवर्सिटी का तो इसको नाम दे दिया गया था, लेकिन ये बेसिकली है जो डॉक्यूमेंट में अल-कादर कॉलेज है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पहले जो है कॉलेज बनाना पड़ता है, लेकिन इन्होंने अल-कादर यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, जिसका भी बोर्ड भी यहाँ से उतार दिया गया है और अल-कादर कॉलेज बनाया गया है और इसको जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ इसका इल्हाक किया गया और अभी इसके में तकरीबन 50 के करीब तालिब इल्म जो हैं वो ज़ेरे तलीम है। लेकिन सबसे जो बड़ी अहम बात वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी की जो 5 अरब रुपए जो है बताया जा रहा है कि लागत आएगी इसको तमीर करने में। इसके जो 2 ब्लॉक हैं, एक सूफी ब्लॉक है जो अभी तमीर हो चुका है और दूसरा ब्लॉक जो है वो ज़ेरे तमीर है और 5 अरब रुपए, जबकि जो तालिब इल्म है सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में 50 जो है वो ज़ेरे तलीम है। जबकि बात की जाए दूसरे कॉलेजेस की, जो आम कॉलेजेस होते हैं चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो, वो उनमें आप देखें कि सैकड़ों के हिसाब से तालिब इल्म जो हैं वो तरीम हासिल करते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी पे 5 अरब रुपया भी लगा दिया गया है और दूसरी जानब तकरीबन जो फंड्स इनके इकट्ठे हुए हैं तकरीबन 200 मिलियन के करीब इन्होंने फंड भी इकट्ठा किया है। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ अगर ज़ेरे तलीम तालिब इल्म है और वो हैं 50। ठीक है। अब अली रजा आप साथ ही मौजूद रहिएगा ऑन। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी और आपसे पूछूंगी कि टाइमिंग कितनी अहम है। अभी जो भी लीक सामने आ रही है या जो भी इंकशाफात सामने हो रहे हैं, अब टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? नबिया, पहले जरा रंगबाजी देखिए ना, ये जमीन पहले ली गई और जो किया गया ये बैरिया टाउन के साथ एक एग्रीमेंट, उसमें भी जो है कादर यूनिवर्सिटी कहा गया, जबकि यूनिवर्सिटी के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। अच्छा, कॉलेज है 5 अरब रुपए, फिर ये मतलब डोनेशन से खाने की आदत बड़ी पुरानी है, इससे पूछा नहीं जाता ना। और ये लोगों से फिर वो खान साहब कहते हैं ना कि मैं जब हाल में दाखिल होता हूं ना तो देख के मुझे पता चल जाता है कि शख्स ने कितना डोनेशन देना है और किसने कितना चंदा देना, मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये खान साहब जरा देखिए ना वारदात कैसे डाली जा रही है। यानी आप ये कर रहे हैं कि आप तकरीबन 4 मिलियन रुपए पर पर्सन यानी 5 अरब रुपया, और आपके 40-45 स्टूडेंट जो है इस वक्त इस अल-कादर कॉलेज यूनिवर्सिटी, पता नहीं ये यूनिवर्सिटी है कॉलेज है, आज यूनिवर्सिटी का बोर्ड उतार दिया है, कल कॉलेज का बोर्ड भी उतार देंगे, कल पता नहीं ये कोई मतलब ये जो फर्क होगी अपनी हाउसिंग सोसाइटी यहां पे शुरू कर दे। ये 458 कनाल पे ये 2 ब्लॉक जो बनाए गए हैं, ये आप खुद देख लें कि ये क्या पर्पस, मतलब फेस वैल्यू पे इसको देखे ना, ये नजर आ रहा है कि आपने यूनिवर्सिटी बनाई है, ये नजर आ रहा है कि आपने कोई कॉलेज बनाया है। ये तो सिर्फ ये है कि आपने, और फिर आप जब वजीर आजम पाकिस्तान थे तब आप डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे, तब आप अपने आप को ही पैसे दिए जा रहे थे, अपने ही मतलब फराग गोगी को बिठा। फिर जब हम ये कहते हैं कि ये फ्रंट वुमेन है तो फिर ये तनकीद की जाती है कि जी सबूत लाए। तो इससे बड़े सबूत अब क्या होंगे कि फराग गोगी फ्रंट वुमेन थी, वो प्रूव हो चुकी। अब ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो इस केस को कितना मजबूती के साथ जो है वो अदालत में लेके जाती है। कितनी देर से थी, लेकिन हुकूमत जाने के बाद सामने आई, फ्रंट पर आई, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि किसी को पता ही नहीं चला 3-3.5 साल के हो क्या रहा है, और हुकूमत जाने के बाद सारे इंकशाफात सामने आ रहे हैं और खातून का किरदार भी खुलकर अब सामने आया है। अच्छा अली शेर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे बताएगा अब इस पर मजीद कोई कार्रवाई होगी या जिस तरह से हम देखते चले आए हैं कि स्कैंडल्स आते हैं खत्म हो जाते हैं, मौजूदा हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत इस पर कुछ करेगी, आप समझते हैं? देखिए नबिया, सच्ची बात यह है यहाँ बासर तबकात के लिए इंसाफ है। यहाँ मरियम नवाज हो उसके लिए अलग इंसाफ है, यहाँ शीरी मजारी हो उसके लिए अलग इंसाफ है, ईमान मजारी हो उसके लिए अलग इंसाफ है। और आपके वहाँ लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में 3-4 दिन कबल खबर छपी है, एक खातून ने कहा, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से कहा कि मुझे भारत भेज दें। उसने कहा कि मैं 9 साल की थी जब मेरा बावलपुर का 5 मरले का मकान जो था उसका केस शुरू हुआ था, और आज मैं 45 साल की हूँ। यहाँ ये अजाब है, इन तबकात के लिए कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये तबकात हैं
जो एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, इनके लिए सब कुछ एक लाइन में लग जाता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं होता। एक शार्ट सी बात आप कहती है कि करेंगे ये एक्शन क्या करेंगे वज़ीर दाखिला से? कल हमने पूछा, ये शराजी साहब गवाही देंगे, वो आए बाएं शाएं कर गए। अजीब मजाक है इन लोगों के लिए, इन्होंने सियासत बना रखी है। एक बात आपको बड़ी पते की क्लियर कर दूं, ये जो 50 अरब रुपया लंदन से आया है ना, ये 50 अरब रुपए का जो सिंध में जो 462 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने जो FTR ने उस पर टैक्स बनाया था मनगरियाज पे, उससे कोई तल्लुक नहीं है। ये अलग से रकम थी जो वहां पे लंदन में पकड़ी गई और इसको उस 462 अरब में एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता, इसका उससे कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन उनका तल्लुक जोड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में जो जमा कराना था जुर्माना, उसमें जमा करवा दिया गया। अच्छा अलीशेर, आपने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की थी जो 200 कनाल मजीद अराजी का जिक्र हुआ, जिसमें से 100 कनाल अराजी बनी गाला में वाक़ है, फरा के नाम ये मुंतकिल होती है। मैं चाहूंगी जो आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी, स्टोरी थी, वो हमारी ऑडियंस नाजरीन के साथ आप शेयर करें। लेकिन 2-3-4 जो पॉइंट हैं वो मैं उठाना चाहूंगा कि हमेशा से। जी अलीशेर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी। अलीशेर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो 100 केनाल अराजी का मामला था, आपकी इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी, उसकी डिटेल्स शेयर कीजिए हमारी नाजरीन के साथ। जी बिल्कुल, ये बनी गाला के साथ बिल्कुल कुछ पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों की बैक साइड के ऊपर जो है वो एक मोबाइल कंपनी का ऑफिस है और उसकी लोकेशन जो है, ये उसका जो रास्ता है वो बहरिया एनक्लेव को बैक से जाके मिलता है। तो ये वो जगह थी जो 100 कनाल 1 और 100 कनाल 2, यानी 2 जगह एक ही है लेकिन 200 कनाल जगह है वो, जिसके 2 अलग अलग इंतकालात जो थे वो कराए गए थे और वो बहरिया टाउन की तरफ से उनको दी गई थी। जब हमने इस पे स्टोरी ब्रेक की तो उस स्टोरी के ब्रेक करने के बाद जो है ये बहरिया टाउन जो इंतजामिया है उसने उस जगह का जो कंट्रोल है वो हासिल कर लिया था और वहां पे अब इस वक्त जो है वहां बहरिया टाउन के सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं और वो जो काम वगैरह था कुछ वो अब रुका हुआ है। उसकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक तरह से जैसे अलकादर यूनिवर्सिटी की इमारत जो है वो में जेर तामीर या एक स्टिल स्टैंड पोजीशन में फील हो रही है, इसी तरह से जो ये जगह है उसके ऊपर भी लंगर खाना की इमारत मौजूद है, साथ एक सिक्योरिटी गार्ड का कमरा बना हुआ है और एक मस्जिद है और बाकी जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है और इस वक्त तक उसकी सिचुएशन जो है वो यही है कि ये अब बहरिया टाउन वापस ले चुका है। और बहुत बहुत शुक्रिया शेख अली रजा, आप हमारे साथ मौजूद थे। अलीशेर और सईद ऑन शिराजी, आप तीनों ने हमें पूरी जो मामला है, जो स्कैंडल है, उसकी डिटेल्स फराहम की। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आगे बहुत कुछ है, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और महंगाई का तूफान जो आ चुका है और जो मजीद आने वाला है, ये किस किस को अपनी लपेट में लेकर जाएगा। मुझे तो ये सेगमेंट अब करते हुए बस मेरा शायद रोना ही बाकी रह गया है, एक आम इंसान के लिए भी और अपने लिए भी, कि आखिरकार हम कैसे सर्वाइव करेंगे। अब तो बात सर्वाइवल पर आ चुकी है एक आम इंसान की। तो जो गरीब तबके से नीचे लोग हैं, जो गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, वो किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मजीद महंगाई का इंदिया दे दिया गया है। वज़ीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इशारा किया है कि पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिजली की कीमत 13 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। तो करना क्या है, अब क्या किया जाए। तनख्वाह आती है मिसाल के तौर पर 50,000 आती है, ऐसा करते हैं कि 40,000 हुकूमत को दे देते हैं, बाकी हुकूमत हम सब की पॉकेट मनी लगा दे, 10,000 में हम गुजर बसर कर लेंगे। शायद यही एक वाहिद हल रह चुका है। लेकिन मुझे तो लगता है कि कुछ भी एक आम इंसान के पास शायद बाकी नहीं बचता अगर वो अपने अखराजात निकाले या घर में रोटी सालन सादी से सादी भी करे, तब भी महंगाई है, तब भी बजट है कि काबू में नहीं आ रहा। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे
सीधी सी बात करना चाहूंगी कि जब मालूम था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मईशत पर बारूदी सुरंगें बिछा चुकी है, तो ऐसे में इत्तेहादी हुकूमत बनना, अब फिर से महंगाई बेकाबू हो रही है, मजीद बढ़ने का इंदिया दिया जा रहा है, किधर जाएगा आम आदमी? एक आम इंसान का कसूर इसमें है ही क्या? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है और मुस्तकबिल से वो मायूस है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में कोई बेहतरी नहीं आएगी। लेकिन इसमें सियासत भी हो रही है। ये जो बारूदी सुरंग वाली बात है, ये सही तो है, लेकिन इसका महंगाई से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको अभी साबित कर दूँगा। 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने ये बारूदी सुरंग बिछाई थी जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो उस वक्त महंगाई की शरह थी 12.3 और जब उनकी हुकूमत गई तो 12.7 थी, तो कुछ भी नहीं थी। अब 13.7 हो गई। तो फिर सवाल ये महंगाई आई कहाँ से? अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। लेकिन PMLN जो बात नहीं कर रही उस वजह पर वो है, बहुत ही मुझे तकलीफ है कि उनको पता है कि बारूदी सुरंग बिल्कुल गलत फैसला था, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो IMF से किस्त मिल जाती, सऊदी अरब से मिल जाती और वो बुहरान नहीं आता जो आ गया। लेकिन असल तबाही बर्बादी आई है जिसके लिए ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं है PMLN वाले भी, वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जब देखा कि उनकी मईशत उनसे संभल नहीं रही है, तबाह हो गई है, तो मार्च से जून 2020 को एक तबाहकुन फैसला किया गया था। और वो फैसला किया गया था कि डिस्काउंट रेट को जो है ज़बरदस्त गिरा दिया, नीचे लाया जाए। उससे क्या चाह रहे थे? वो ये चाह रहे थे कि उसके नतीजे में जो है सस्ती शरह सूद पे कर्जे लेंगे, बेतहाशा इंपोर्ट्स लोग करेंगे, कई सौ अरब रुपए का मुनाफा कमाएंगे, और जब इंपोर्ट्स होगी तो उसके साथ वजह से हुकूमत को कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स मिलेगी, उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। ये तो उनको नज़र आ रहा था। और उसकी वजह से थोड़ी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी जो है सहूलियात दी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके साथ क्या होना था कि मईशत जो हमारा महंगाई की शरह थी, अब मैं आपको बताता हूँ। जनवरी 21 में, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, जनवरी 21 में महंगाई की शरह थी 5.7%। अब ये जो उन्होंने बर्बादी की थी, जो डिस्काउंट रेट गिराया स्टेट बैंक के साथ मिलके और सस्ते कर्जे दे के इंपोर्ट्स और मोबाइल और गाड़ियां मंगा के मुल्क को तबाह किया, वो 5.7% थी। ये उनके दौर में फिर 12.3 आ गई। ये है असल तबाही। और दूसरी बड़ी तबाही ये है। डॉक्टर साहब, ये हिदायत इनको कहाँ से आई होगी जो आप बात कर रहे हैं जी? डिस्काउंट रेट के हवाले से सर? ये स्टेट बैंक ने किया था, जो मुजरिमाना, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये मुजरिमाना फैसला है, दुनिया में सबसे ज्यादा गिराया गया है। इससे जिस वक्त ये फैसला आया था उस वक्त मैंने ये कहा था, रिकॉर्ड पर है, आपके चैनल पे भी कहा था कि इसके बड़े तबाहकुन नताइज होंगे। उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए, अपनी मईशत की शरह-ए-नमू बढ़ा दी, जो ताकतवर तबका था उनको कई सौ अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया, अपने टैक्सेस बढ़ा लिए। दूसरी तरफ मईशत तबाह हो गई। असल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 152 रुपए का डॉलर था, 152 रुपए का जो है हमारे मिड मई में, आप ले लें मई 21 में, जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी PMLN ने, तो 189 का हो गया। तो ये जो 150 से 189 का मतलब ये है कि 37 रुपए गिरा। तो 75 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट थी वहां से तबाही आई। लेकिन PML उस पर बात नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? कि उनके लोगों ने भी फायदा उठाया है। तो हर जगह सियासत करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि उनको पकड़ना चाहिए, स्टेट बैंक को भी और इसको भी, कि ये आपने डिस्काउंट रेट गिरा के, सस्ते कर्जे दिला के, तारीखी इंपोर्ट्स कर ली और रुपए की कदर गिरा दी, रिजर्व हमारे गिर गए, ये सारी कर्जे बढ़ गए। ये बर्बादी उस फैसले की थी जो उन्होंने की थी। और लेकिन PML ने उस पर आधा लफ्ज़ बात नहीं करे, बार बार बारूदी सुरंग। भाई बात यह है, बिल्कुल गलत फैसला था, उन्होंने नहीं करना चाहिए था। लेकिन महंगाई के से बात कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ 12.3 से 12.4 से 12.7 पर आई, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इनकी दूसरी बात यह कि अगर देखें जिस दिन ये बारूदी सुरंग बिछाई थी, उनकी हुकूमत गई तो उस वक्त जो है ना 11 रुपए गिरे थे डॉलर के ऊपर, इनके दौर में 17 रुपए गिर गए। ठीक, इन्होंने कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, दो बातें बता दूं। डाट साहब ने कहा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला गलत है और ये डॉलर 160-170 पर होना चाहिए, मेरे ख्याल से 185 पर होना चाहिए। इस हुकूमत ने कोशिश नहीं की, स्टेट बैंक ने कोशिश नहीं की कि रिजर्व बढ़ाएं, ये रुपए की कदर को मुस्तहकम करें ताकि महंगाई कंट्रोल हो। क्यों? वो ये चाह रहे थे कि इसको गिरने दें, तो जब IMF का कर्जा मिल जाएगा, चीन आपको 5 अरब डॉलर दे देगा, सऊदी अरब भी दे देगा, तो आपके रिजर्व बढ़ जाएंगे, रुपए की कदर थोड़ी सी बेहतर होगी। वो कहेंगे ये हमारी कामयाबी है। और वो जो तबाही बर्बादी आ रही थी, जो गिर रहे हैं, ये पिछली हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग बिछाई थी और उसके आफ्टर। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि सिर्फ आर्जी मनसूबाबंदी की जा रही है?
नहीं, देखिए ना, ये तो सियासत हो रही है ना, क्योंकि वो ये तस्लीम नहीं करना चाहते कि ये डिस्काउंट रेट गिरा के सस्ते कर्जे देके तबाही की गई थी, क्योंकि उनके लोगों ने अपने फ़ायदा उठाया था। दूसरे के फिर वो ये बात की जाएगी कि जो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि IMF से जो आपका झगड़ा है वो क्या है, मैं आपको बता दूँ, जिसकी वजह से डिले हो रही है, जिसकी वजह से रुपया गिर रहा है। IMF ये कह रहा है कि आपने, एक मिसाल दे रहा हूँ, कि वो ये कहते हैं कि आपने एक टैक्स लगाया है कि जो जायज़ आमदनी थी जिस पर लोगों ने टैक्स दिया, उससे कुछ आपने, जिन लोगों ने बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है। मेरे ख्याल से उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर कानूनी तरीके से हो, क्योंकि मुल्क की हालत तबाह है। मगर IMF ये कह रहा है कि ये तो आपका सूबाई मसला है, तो आपने कैसे लगा दिया, अगर कोई कोर्ट में चला गया तो स्ट्राइक ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरे की ये वेल्थ टैक्स है, और वेल्थ टैक्स के लिए मुल्क में कानून नहीं है, तो अदालतें इस पर स्ट्रक डाउन करती हैं, तो ये आमदनी नहीं आती तो बजट खसारा बढ़ जाएगा। एक तो ये सवाल पैदा हो रहा है। दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक सवाल जो इमरान खान साहब को जवाब देना है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जवाब देना है। आज भी एक हल मौजूद है कि आप जायज़ आमदनी से बनाए हुए असासों पर टैक्स लगा रहे हैं, मगर चोरी के असासों से, जिनकी तफसील आपके पास है, आप टैक्स नहीं लेना चाहते, जहाँ से 900 अरब रुपया मिलता है। तो ये जो एतमाद का बहरान हो रहा है कि जायज़ आमदनी पर आप इजाफी टैक्स लगा रहे हैं, असासों पर, चोरी के पैसों पर आप उनसे एक पैसा टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एतमाद का बहरान पैदा हो रहा है, उससे IMF भी फायदा उठा रहा है न्यू ग्रेड गेम के तहत, अमेरिका भी खुश है कि जो है हमारे जुमला में आपको बता दूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आम आदमी की जो परेशानी है वो इस वक्त पेट्रोल की खरीद, बिजली का बिल, घी, आटा, दाल, ये सारी चीजें हैं जो कि इतनी महंगी हो चुकी हैं, इतनी हर चीज को आग लग चुकी है कि हर शख्स परेशान हो रहा है। और ये वो सारी चीजें हैं जो हर आम गरीब या अमीर शख्स को खरीदनी है। हुकूमत के पास सब्सिडी देने का पैसा नहीं है। मामलात ऐसे ही रहेंगे, महंगाई ऐसे ही रहेगी, या कुछ रिवर्स होगा? अगर रिवर्स होगा तो शायद साहब कोई अच्छी खबर बता दे, ताकि हम भी जरा हाथ जोड़कर खड़े रहें तब तक कि भाई इतना टाइम है, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, चलो अल्लाह का शुक्र अदा करके ये टाइम गुजार लेते हैं। ये सब कुछ रिवर्स होने वाला है या ऐसे ही रहेगा? देखिए, मैं तो आपको एक बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, और जिम्मेदारी मेरी है कि मैं अल्फाज इस्तेमाल, जो आने वाले महीनों में महंगाई में बेतहाशा इजाफा होने वाला है, इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। बेतहाशा इजाफा होने वाला है, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, जो पॉलिसियाँ अपना चुके हैं। मगर मैं जिन तकलीफ का आप इजहार कर रही हैं, मैं अगर आपको एक जुमला बता दूँ, मैंने ये देखा है कि एक आदमी जो एक कमरे के मकान में रहता है, घर में एक बल्ब है और एक पंखा, इसके अलावा बिजली नहीं है, और 5 आदमी उस घर में रहते हैं, तो वो आदमी जो है वो, उसके घर में गोश्त नहीं पकता, वो अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। तो जो लोग आवाम पे जो है इस तरह से अय्याशियाँ कर रहे हैं, मालदार लोगों को मराद दे रहे हैं, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला कभी तो उनको पकड़ेगा कि एक कमरे के मकान में जो आदमी रहता है, ना वो इलाज करा सकता है बच्चों का, ना अपना, ना वो बच्चों को स्कूल भेज सकता है, उनसे वो कहता है चाइल्ड लेबर कराओ, वो गोश्त ही नहीं खाता। गोश्त उसको मिलता है जब वो कहीं दावत में जाता है शादी के। तो ये वो संगीन सूरत हाल है। अब मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल अभी मजीद बढ़ेगा, बिजली मजीद बढ़ेगी, इसमें किसी को शुबा नहीं। और IMF इनसे ये कह रहा है कि आप मजीद टैक्सेस लगाएं और ये टैक्स के रेट भी बढ़ाएं, लेकिन ये 900 रुपये अगर नहीं लेते जो चोरी के पैसे से, तो ये सारी चीज़ें होंगी और ये महंगाई बढ़ेगी। मेरे पास कोई और हल नहीं है, वाहिद हल वही है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप अगर कोई साहब जो है ना प्राइम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से एक सवाल कर लें कि चोरी के एहसासों से आपको लेते में क्यों खौफ है? सिर्फ इसलिए कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर। अगर इस पर फैसला कर रहे हैं तो फिर सियासत आप कर लें। मुल्क चलाना है तो अवाम की सपोर्ट लेनी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है। साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, बड़े दुख की बात है, बड़ा आई कैन अंडरस्टैंड कि एक जो गरीब इंसान है उसको जो इस वक्त अजियत से गुजरना पड़ रहा है, जो कि अपने बच्चे की तालीम के अखराजात नहीं उठा सकता, जो उसकी सेहत का इलाज नहीं करा सकता, वो बहुत इस वक्त ज़हनी कोफ्त में और अजियत में होगा। और इस सेगमेंट को क्लोज करने से पहले मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर शख्स के लिए आसानियाँ पैदा करे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने मैं ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और कुछ दिन पहले खबरों में वायरल हुआ, काफ़ी खबर चलती रही कि जानवरों में एक डिजीज पाई जा रही है जिसको लंपी स्किन का नाम दिया जा रहा है। लंपी स्किन के हवाले से काफ़ी तस्करा होता रहा, जो कि एक किस्म का वायरस है और खतरे का बाइस है जानवरों के लिए। ये भी कहा जा रहा है लंपी स्किन के हमले से दर्जनों जानवर हलाक हुए, सैकड़ों इसमें मुतासिर हुए। तो अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि बकर मंडी का भी अब आगाज हुआ जाना है, ईद उल अजहा की भी तैयारी हो रही है, लोगों का भी अब जो इंटरेक्शन है वो बकरा मंडी की जानिब मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वायरस है ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, कितना मुतासिर कर सकता है इंसानों को, और अगर आप किसी बीमार जानवर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो उससे कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं, ये भी सारी बातें काबिल जिक्र है, काबिल गौर है। तो इस वक्त कितने परसेंटेज ऐसे जानवरों की है जो कि इस डिजीज में मुब्तला हो चुकी है? लियाकतपुर में सिचुएशन क्या है? हमारे न्यूज रिपोर्टर जो कि वैसे भी बड़े मारूफ है अपने काम के हवाले से और इनका नाम भी मारूफ है, तो जी मारूफ अनवर बताइएगा हमें इसके हवाले से कि जानवरों की सूरत हाल क्या है, क्या परसेंटेज बताई जा रही है ओवरऑल? जी निभिया, ऐसा है कि ये सिंध में आने वाली वायरल डिजीज थी जो जानवरों की स्किन की थी, लिम्पी स्किन जिसे कहते हैं। ये स्किन की मर्ज जो है सिंध से ट्रैवल करती हुई, क्योंकि रहीम यार खान बॉर्डर का पहला डिस्ट्रिक्ट है सिंध और पंजाब का, तो ये पंजाब में ट्रांसफर होती गई। अब जो है इस पे डिप्टी कमिश्नर जो है मूसा रजा ने इस पे एक्शन लिया। उन्होंने जो है सबसे पहले सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे एक चेक पोस्ट बनाई, जहां पर सबसे पहले जो है लिपी स्किन का जो है वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट चेक करके फिर जो है सिंध से पंजाब में जो है वो जानवर आने की इजाजत दी जाएगी। दूसरा जो है इस डिजीज से डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में जो है वो तकरीबन 800 से ज्यादा जो मवेशी वो मुतासर हुए थे, क्योंकि सिंध में तो बहुत नुकसान हुआ था, तो पंजाब में जो है 800 से ज्यादा जो है वो मुतासर हुए। उनमें से 576 जो है वो लाइव स्टॉक की जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, उसके मुताबिक वो ठीक हो गए हैं। 225 जो जानवर हैं उनकी ट्रीटमेंट अभी जारी है। इसी तरह उन्होंने 36,125 मवेशियों को जो है वो वैक्सीन कर दी गई है, लेकिन ताहाल भी चोलस्तान के एरियो में जो है वो अभी तक जो वैक्सीन नहीं हो सकी, क्योंकि सरकारी सतह पर ये वैक्सीन मुयस्सर नहीं है। अच्छा। और जो है आम आदमी की पहुंच में भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे बताइएगा मारूफ, आपकी यकीनन जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात हुई होगी, इसका जो इस्तेमाल है ऐसे जानवर की कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल, वो कितना खतरनाक है और क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन से जानवर के साथ ये वायरस मुतासिर कर सकता है इंसानों को? जी, ये इंसानों को गोश्त खाने से तो मुतासर होते हैं, लेकिन जानवरों में ये बहुत जल्दी वायरल जो है वो फैलता है। अच्छा, गोश्त खाने से किस तरह से मुतासर होते हैं? क्या नुकसान पहुंचा सकता है ये अगर इसका गोश्त ऐसे जानवर का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे जानवर से उसमें कुछ स्टोमक के मर्ज हैं, कुछ जिगर के मर्ज वो पैदा होते हैं, उसके मसाइल फिर इंसानी जिस्म पे भी इफेक्ट करते हैं। तो इस वक्त देखें ना, ईद का मौका है, जो ग्राहक है, जो व्यापारी हैं, वो दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो व्यापारी है वो चाहेगा कि उसका जानवर, ऑब्वियसली ईद का मौका है, कमाई का मौका होता है, जरिया होता है जानवर, तो लोग क्या कहते हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों परेशान होंगे। जी मैम, ऐसा है कि हमारा जो ये खित्ता है यहाँ पर अक्सर जो लोग हैं वो जानवर पाल के बड़े शहरों की मंडियों में लेके जाते हैं, जहाँ जाके वो साल का जो अपना राशन है वो कमाते हैं। और हालात ये हैं कि लिपी स्किन की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, उनके लाखों के जानवर जो हैं वो ज़िबा हो गए हैं और उनकी अमवात हो गई है। इस साल जो है अवाम बहुत परेशान है, खास तौर पे जो फार्म हाउस के मालकान हैं उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस चीज का। अच्छा, तो अब सिंध, पंजाब से सिंध जानवरों की आमद पर पाबंदी आयद हो चुकी है प्रॉपर? हाँ जी, उस पे जो है उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जो मूसा रजा हैं, उन्होंने उस पे जो है चेक पोस्ट बना दी है। सिंध से जो जानवर हैं जिनके पास लिपी स्किन की वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा, क्लियर होगा, उन्हें ही पंजाब में आमद होगी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने विजिलेंस टीमें बनाई हैं जो चोलस्तान और अबासिया के चुकूक में जाएंगी, जो अपने तौर पे लाइव स्टॉक से हट के जो है वो सर्वे करेंगी, क्या लाइव स्टॉक की रिपोर्ट्स ठीक है या नहीं ठीक, वो बकायदा रिपोर्ट उसकी प्रोवाइड करेंगे, उस पर फिर दोबारा एक्शन लिया जाएगा। अच्छा मारूफ, जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, मुतासरा जानवर इलाज से मुकम्मल तौर पर ठीक हो रहा है या फिर नहीं? देखिए, अभी तक तो जो जानवर जिन्हें मुकम्मल ट्रीटमेंट मिला है वो तो ठीक हो चुके हैं, वो भी वो जानवर ठीक हो चुके हैं जिन्हें
प्राइवेट तौर पे जिन्होंने 8-8, 10-10 हजार की वैक्सीन लेके लगवाई थी, गवर्नमेंट सतह पे वो इतनी सूटेबल नहीं थी, और चोलिस्तान के एरिया में तो बिल्कुल गवर्नमेंट अभी तक नहीं पहुंच सकी, वहाँ बहुत सारे जानवर मुतासर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मारूफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे लंपी स्किन के हवाले से, जो कि जानवरों में तेजी के साथ वायरस फैल रहा है। इंसानों के डायरेक्टली एक्सपोजर से तो इंसानों में मुतासर नहीं होता, लेकिन हाँ, गोश्त खाने से ये नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन जानवर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर से उनमें ये जो है वायरस मुंतकिल हो रहा है। अभी फिलहाल पंजाब से सिंध जो जानवरों की आमद है उस पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का। हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और दुआ ज़हरा के केस से मुतल्लिक कौन वाकिफ नहीं है, ये एक ऐसा केस है जिसमें एक कम उम्र बच्ची अपने घर से निकलती है, सिंध से निकलती है और पंजाब आ जाती है। माँ बाप बहरहाल अगवा का पर्चा दर्ज करवा देते हैं, केस आगे बढ़ता है और जो ये पूरा मामला है ये बहुत ही शोहरत हासिल करता है। अब आखिरी बात, क्योंकि तमाम लोगों की नज़र में ये केस मौजूद है, जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने दुआ और ज़हीर को फैसले का इख्तियार दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू आता है, कुछ यूट्यूबर्स ज़हीर और दुआ का इंटरव्यू करते हैं और रातों रात वो इंटरव्यू भी वायरल हो जाता है और वो भी खबरों की जीनत बन जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे, इसी इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, और वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली खातून यूट्यूबर जुनैरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जुनैरा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले बताएगा कि आपने ये इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने की जरूरत क्या पेश आई और क्या कोई मकसद था इंटरव्यू करने का? अस्सलाम वालेकुम नबीहा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और हम लोग इकट्ठे पहले भी कई दफा शो में आए हैं, आपके शो में मैं आती रही हूँ जी। जनाब, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने की रीजन क्या थी, तो रीजन यही थी कि आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पूरे वाक्य को रिपोर्ट कर रहा था, जैसे कि मैं भी रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन पहले दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा था, और वो ये था कि कोई गैंग है जिसने दुआ को अगवा किया है, और ना सिर्फ अगवा किया है बल्कि उसको हब्से बेजा में रखा हुआ है। और ये कि जब हम लोगों ने, मैंने अपने सोर्सेज से जब ये तमाम वीडियोस हासिल किए, जो उसके निकाह का वीडियो था सबसे पहले मेरे चैनल पर आया था, फिर उसके बाद मैंने उसकी बर्थडे का एक वीडियो जो था वो वायरल किया, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि दूसरी साइड से नैरेटिव इतना बिल्ड कर दिया गया था कि लोगों के जहन में आज भी ये बात है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से उसने शादी नहीं की, बल्कि उसके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है, उसको जदोकोब करके रखा जा रहा है। यहाँ तक कि उसको कुछ ऐसे ना आकबत अंदेश लोग थे, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को ये सेहरा जाता था जिन्होंने ये अफवाहें फैलाने में बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वो पेश रहे। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा को भैंसों वाले इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, जिसपे सिर्फ हंसने के अलावा मेरे पास कोई और था नहीं चारा। और जब हम लोग बात करते थे तो दुआ ज़हरा के बिहाफ पे बात करना और भी डेंजरस इसलिए था कि लोग बहुत, हमारे अवाम बहुत इमोशनल हुए थे, और लोग कहते थे कि दुआ ज़हरा खुद सामने आकर ये सब कुछ क्यों नहीं कहती। तो ज्यादा बेहतर ये था कि मेरा प्लेटफॉर्म था उनके लिए, और वहां पर वो दोनों आए मियां बीवी, और उन्होंने आकर वहां पर अपना जो भी नैरेटिव था उसको रखा, और ना सिर्फ उन्होंने रखा बल्कि उनकी वालदा भी पहले इंटरव्यू दे चुकी थी, और उनके बड़े भाई जो हैं ज़हीर के, वो भी मेरे चैनल पे इंटरव्यू दे चुके थे। ठीक, अच्छा जुनैरा, मुझे बताएगा, आपने जिक्र किया गालिबन के दुआ और ज़हीर से आप राब्ते में थी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, राब्ता अगर होगा तो मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी ना, उनकी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, नहीं, पूरी सिचुएशन में आप उनसे कांटेक्ट में थी, आप पर्सनली जानती थी उनको, बातचीत हो रही थी आपकी उनसे? नहीं, देखिए, एक जो जर्नलिस्ट होता है वो किसी को पर्सनली नहीं जानता, वो सिर्फ अपने सोर्स के थ्रू जो है उसका मेन मकसद क्या होता है कि मैं सच्ची खबर लोगों तक लेकर आऊं। तो मेरा जो राब्ता है वो राय खुरम साहब जो उनके वकील हैं, जो इस पूरे केस को देख रहे थे, उनके साथ भी था। मेरा राब्ता जो है पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी उनके साथ भी था। और दूसरा ये है कि जब कोई उनकी फैमिली के बारे में, खास तौर पे ज़हीर की फैमिली के बारे में इस तरह की बातें फैला रहा था कि उनको अगवा किया गया है या उनको हब्से बेजा में रखा गया है। ये बात तो बहुत पहले वो गलत साबित होगी ना, जब दुआ आती है कोर्ट के हाथे में और अपनी वालदा से मिलने से वो इनकार कर देती हैं,
और उनकी वालिदा को गशी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये तो सवाल की बेस वहीं पे खत्म हो जाती है ना कि जिसको भैंसों वाले टीके लग रहे हो, जिस बच्ची को और जिसको हफ्से बेजा में रखा हो, वो मीडिया में और दुनिया के सामने आने के बाद ये तो नहीं कहेगी ना कि मैं अपनी माँ बाप से नहीं मिलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे महज एक थप्पड़ लगा दिया था। माँ बाप तो बहुत कुछ कर देते हैं, तो वो वापस तो नहीं जाएगी ना उसी हफ्सा बेजा में या भैंसों के टीके लगवाने वापस तो नहीं जाएगी ना। That's what I'm saying कि यही बात है। एक फर्क है मेन स्ट्रीम मीडिया की मेंटालिटी में और सोशल मीडिया की मेंटालिटी में कि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत जिम्मेदारी से इस पूरे वाकये को रिपोर्ट कर रहा था। ये वाकया पहले दिन से क्लियर था कि एक लड़की जो 16 अप्रैल को अपने घर से निकलती है, 17 को वो लाहौर पहुंचती है और 17 को ही वो निकाह कर लेती है और निकाह करने के बाद वो अपने वालिद को अपना निकाहनामा जो है। ठीक है ज़ुनैरा, अब हम आ जाते हैं उस पूरी सिचुएशन पर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बनी हुई है। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, आपको भी सबने बताया होगा जो बैकलैश का सामना आपको करना पड़ा है आफ्टर कंडक्टिंग दैट इंटरव्यू। बहुत सारी तनकीद आप पर हो रही है, आपको क्या लग रहा है कौन सी ऐसी गलतियां थी, कौन सा वो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर लोग इतना ज्यादा हाइपर हो गए हैं? लोग प्लांटेड कह रहे हैं, स्पॉन्सर्ड कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, क्या कहेंगी आप? नबीहा, सबसे पहले मैं बता दूं कि सोशल मीडिया के जो अवाम है वो थोड़े से इमोशनल फूल इस तरह से बने हुए हैं कि दूसरी साइड पे आपने देखा कि मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो और उनके साथ कोई 2-4 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो दिन रात हर 2 घंटे ज़ुनैरा इमोशनल फूल बनाता कौन है सोशल मीडिया के लोगों को, यूट्यूबर्स या मीडिया? सोशल मीडिया के ये जो इमोशनल फूल बनाया है इसके जिम्मेदार जो हैं वो खुद दुआ ज़हरा के वालिदैन और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उनके एजेंडे पे चल रहे हैं और वो लोगों को ये मिसगाइड कर रहे हैं कि वो लड़की अगवा हुई है और उसको इंजेक्शन। ज़ुनैरा, ये इल्जाम तो आप पर भी लग रहा है इस वक्त कि आप मिसगाइड कर रही हैं। तो अब ये देखें ना कि मैंने इसी चीज को तो साबित करने के लिए बजाय इसके कि मैं खुद सामने आती और मैं लोगों को बताती कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, मैंने बहुत सारे एविडेंसेस लोगों को दिखाए हैं अपने व्लॉग्स में, लेकिन लोगों ने कहा कि दुआ ज़हरा खुद क्यों नहीं आके ये सारी दुआ ज़हरा के पेरेंट्स कैसे मिसगाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इमोशनल फूल? दुआ ज़हरा के पेरेंट्स कैसे बना रहे हैं? जी मैं आपको बताती हूँ, कल दुआ ज़हरा की जो वालिदा है, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज दिए हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने ये बात की कि हम इस निकाह को नहीं मानते। अच्छा। हमारी बेटी, खुदा न खास्ता उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया जना का, हमारी बेटी जना कर रही है, जबकि आप भी जानती हैं कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने, मजिस्ट्रेट ने, लोअर कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा के निकाह को ना सिर्फ कबूल किया है बल्कि उनके हक में फैसला भी दिया है। तो अब ऐसे में अगर उनके वालिदैन यूट्यूबर्स को आकर ये कहते हैं कि उनकी बेटी जना कर रही है या उससे जबरन ये सब कुछ करवाया जा रहा है, और मेरे इंटरव्यू के बारे में उन्होंने ये बात की है कि हम जो है वो ये कर देंगे वो कर देंगे, और मजे की बात ये है कि मेरे इंटरव्यू में उनको एक भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। मैं आपसे मैं सिर्फ एक बात पूछूंगी, आप आर यू मैरिड? बच्चे हैं आपके? यस, न्यूली मैरिड। ठीक है, बच्चे हैं आपके? मैंने कहा न्यूली मैरिड। चले, न्यूली मैरिड भी 1 साल तक, 3-4 साल तक शादी नहीं रहती है, पुरानी नहीं होती है, हमारे हनीमून पीरियड ही चल रहा होता है। अच्छा ज़ुनैरा, अब मैं कहती हूँ कि भाई बहुत ही गलत होंगे दुआ ज़हरा के पेरेंट्स, मैं बिल्कुल किसी की यहाँ पर वो वकालत करने मेरा काम ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बच्ची गई, गायब हो गई, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, माँ बाप किस पीरियड से गुजरे होंगे, कैसे गशी के दौरे पड़े होंगे, क्या उनकी हालत होगी, कैसे उनके दिन गुजरे होंगे, कैसे उनकी रात कटी होगी। तो ऐसे में अगर कोई गलत स्टेप ले लेते हैं या कोई ऐसी बात कर लेते हैं तो क्या उनको मुजरिम बना दें? सारी जिंदगी जिन्होंने पाला, जिन्होंने खिलाया, जिन्होंने एहसास किया, हर दुख दर्द में औलाद के साथ रहे, क्या ये रवैया दुरुस्त था? आपने अपने इंटरव्यू में कहीं पे जाके ये बात की, दुआ ज़हरा को रियलाइज कम से कम करवाने की आप थोड़ी सी कोशिश करती कि हाँ देखिए शादी निकाह की इजाजत तो देखिए मजहब भी देता है और रियासत भी देती है, लेकिन क्या तरीका दुरुस्त था ये बात कहने की, कन्वे करने की, ये मैसेज, ये अवेयरनेस देने की, क्या किसी यूट्यूबर की जानिब से कोशिश की गई? नबीहा, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि आप मेरी कलीग भी रह चुकी हैं तो आपको पता होगा कि मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एक्ट्रेस, मॉडल और एक होस्ट भी हूँ। जहां तक आपने मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जो उसके वालिदैन है उनके साथ पहले दिन से मेरी हमदर्दी है। मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि दुआ ज़हरा ने जो किया वो ठीक किया या जो ज़हीर की फैमिली ने किया वो ठीक किया, लेकिन इसके साथ मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा पहले दिन से एक नैरेटिव था
ये जो अगवाकार गैंग के तौर पर उनको साबित करने की कोशिश की गई वो गलत था। ये कोई नैरेटिव नहीं है सुनैरा, ये कोई दिस इज नो नैरेटिव। आप गैंग की बात कर रही हैं, आप नशे की बात कर रही हैं, ये तो पॉइंट ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। आपको इस बात पे तजाद था कि गैंग मुलविस होगा। भाई कहां से आ गया गैंग? जो एक रीत बन रही है, जो एक रवैया बन रहा है, जो एक तर्ज बन रही है, वो आपका तजाद नहीं था। आप लोग रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों की फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, आप लोगों के नैरेटिव को भी जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जवाब आप जानना चाहूंगी। जी, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम लोग दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए गए तो वहां मैं सिर्फ अकेली नहीं थी, और भी कुछ चैनल्स आए हुए थे। जब हम लोगों ने उसका इंटरव्यू करने के लिए उससे बातचीत शुरू की तो उसने अपने वालिदैन के बारे में जो रवैया रखा वो बहुत ही सख्त रवैया था। वो कह रही थी कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने सबने मिलकर उसको समझाया कि देखो गलतियां इंसान से हो जाती हैं, माना कि आपने अपनी मर्जी की, आपकी वालदा जो हैं, आपके वालिद जो हैं वो आपके लिए इतने टेंस हैं। और तभी जाकर उसने मेरे इंटरव्यू में, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे इंटरव्यू में उसने ये बात की कि ठीक है अगर मुझसे गलती हुई है तो मेरे वालिदैन जो है वो फिर मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरे शौहर के साथ वो मुझे कबूल करें। और वो गुस्से में क्यों थी? गुस्से में वो इसलिए थी क्योंकि सोशल मीडिया पर, लेकिन ज़ुनैरा आप ये कह रही हैं कि ये बिफोर इंटरव्यू या आफ्टर इंटरव्यू आपने बात बोली, आप नहीं समझती कि ये तो पब्लिक मैसेज जाना चाहिए? नहीं, ड्यूरिंग इंटरव्यू। अच्छा, अभी हाँ, बात पूरी सुनिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि बिफोर या आफ्टर, मैंने कहा ड्यूरिंग इंटरव्यू। इट्स ऑन। लेकिन ज़ुनैरा सॉरी टू से ना, ये बात लोग बहुत ऑफेंड हुए हैं इस इंटरव्यू से, आपको पता है ना, बहुत ऑफेंड हुए हैं आपके या बाकी जो आपके कॉलीग्स जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। लेट मी फिनिश। उनकी जस्ट एक शख्स आता है, वो कहता है कि ये तो मोहब्बत की दास्तान है, वाह भाई वाह, मोहब्बत की शादी हो गई, अरे ये तो मिसाल बनेगी, किताबों में छपेगा। क्या बात हो रही है भाई? कौन सी किताबों में छपेगा? कौन सी मिसाल बनेगी कि हमारी बेटियां घर की भाग जाएं और हम मिसालें देंगे? इसका जवाब ले लें प्लीज, अगर आप मुझे मौका दें। जी, आप मुझे इसका जवाब दें। जी, ये आप जो कह रही हैं कि मोहब्बत की दास्तान है, और ये मैंने सवाल नहीं किया, ये किसी दूसरे चैनल के ऊपर ऑन एयर हुआ है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। दुआ ज़हरा ने हमें बताया कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जब वो आपके चैनल पर आएंगे और इंटरव्यू देंगे तो आप उनसे बाकी की डिटेल्स ले लीजिएगा कि कौन सी फिल्म बन रही है उनके ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में जब कोई वाकयात होते हैं, मामूली या गैर मामूली, तो उसके ऊपर लोग सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म्स बनाते हैं। तो ये उसने जिक्र किया था कि हमारी इस लव स्टोरी के ऊपर एक फिल्म बन रही है, जो कि आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। अच्छा, जेस्चर ये गया है कि आपके हवाले से भी, चलें आपकी बात कर लेती हूँ, मैं बाकी यूट्यूबर्स की बात नहीं करती हूँ, कि भाई बड़ी खुशी होस्ट फील कर रही थी इंटरव्यू करते हुए कि जैसे बड़ा कोई मार्का हो गया है। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगी, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को? खुशी वाकई आप महसूस कर रही थी या दुख हो रहा था आपको एक्चुअली कि बच्चों ने क्या किया है? अभी तो पढ़ने की उम्र है, जरा कुछ बनने की उम्र है, शादी कर ली है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है, आप भी माशाल्लाह न्यूली मैरिड है, आप भी समझती होंगी जिम्मेदारियों को। हाँ, मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि मेरा स्माइलिंग फेस इस वजह से था, या अगर दुआ ज़हरा मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दे रही थी तो ये बहुत अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि जो कहा जा रहा था ना कि उसको हब्से में जामे रख के जबरदस्ती स्टेटमेंट्स दिलाए जा रहे हैं, तो जब वो खुद लाइव आकर खुशी खुशी बता रही थी और जब वो ये कह रही थी कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती थी कि आप मुंह बनाकर यहाँ पे बैठ के रोना शुरू कर दो। देखिए, मेरा काम था उससे सवाल करना, बिल्कुल वैसे ही आपका काम नहीं था कि आप उससे सख्त सवालात करती। ज़ुनैरा, ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, आप इंटरव्यू करती, अगर आप उससे देखिए सख्त सवाल भी करती ना, अगर आप उस बच्ची को या लड़के को रियलाइज करवाती, स्टार्ट ही आप यहाँ से करती कि भाई आप लोगों ने किया गलत है, बताइए। उसके बाद आप समझती हैं कि आपके बाद इंप्रेशन और तरह से जाता, इंटरव्यू तब भी हिट होता, रेटिंग तो तब भी आती, लेकिन एक बड़ा हैप्पी माहौल में, एनवायरनमेंट में जो इंटरव्यू किया गया, आई डोंट थिंक सो दैट वाज राइट। इतने आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है ज़ुनैरा, जी आप करेंगी अपनी फैमिली में, लेकिन जवाब देने का मौका मैंने आपको सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ ना ज़ुनैरा, मैं आपसे बिल्कुल सुन रही हूँ और मैं सवाल भी रख रही हूँ। आप मुझे बताएंगे, मेरा आपसे ये सवाल है, जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने मेरा इंटरव्यू देखा है? मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा है, मैंने आपके कॉलीग्स का भी इंटरव्यू देखा है। जी, तो आपने कहा कि आपको कुछ सख्त सवालात करने चाहिए थे, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से जिस तरह के करने चाहिए थे वैसे नहीं किए गए ज़ुनैरा। आपका बेसिक तजाद ये है, आप गैंग की बात कर रही हैं, आप भैंसों के टीके की बात कर रही हैं, आपको तो लड़की को बताना चाहिए था ना कि भाई तुम कैसे अपने माँ बाप के जज्बात को मजरूह करके यहाँ पर आ गई हो, क्या ये ठीक था? उसके बाद आप बात करती पहले उससे कि तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक कौन सा है, ये बात तो बाद में की जाती कि कौन सा शरबत पसंद करती हो। नबीहा, देखें,
अगर आप असल में चाह रही हैं टीआरपी के लिए, ऐसा कुछ मत कर रहे हैं। अगर आपने मेरा इंटरव्यू वाकई टीआरपी के लिए सोशल मीडिया जो करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके पास से भी नहीं गुजरा हुआ मिस। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सख्त तरीन सवालात उससे पूछे और उसने उन तमाम सख्त तरीन सवालात के जवाब दिए। जुनैना, कौन सा सख्त सवाल किया? जरा मुझे रिकॉल करवा दें, मैं भूल गई हूँ, थोड़ी सी याददाश्त मेरी कमजोर है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं शायद भूल गई हूँ, आप मुझे रिकॉल करवा दें। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपने मेरा पूरा इंटरव्यू देखा और मैंने आपसे कहा कि मेरी याददाश्त कमजोर है, आप मुझे रिकॉल करवा दें, मुझे बता दें, मैं भूल गई हूँ। आप कह रही है ना कि आपने सख्त सवाल किए। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, बेसिकली आपकी टीम ने आपको रिपोर्ट कर दिया होगा। ओके, मुझे तो आपके पूरे इंटरव्यू में मैडम जुनैरा साहब सिर्फ एक ही बात नजर आई, आप कह रही कि मुझे जो सबसे बड़ा तजाद महसूस हुआ वो था कि गैंग का इल्जाम, नशा देकर। आपको वालिदैन की तकलीफ पे तजाद नहीं हुआ? आपको परेशानी है कि एक बच्ची भाग गई है, उसको भैंसों के टीके लग रहे हैं, उसको गैंग कोई मुलविस है, आपको तजाद किसी और बात पे नहीं हुआ? दुख किसी और बात का नहीं आपको हुआ? आप कमाल कर रही हैं, आप किस तरह के सवाल कर रही हैं। मैंने सारे सवाल उससे पूछे, अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा होता तो आपको पता होता। आपकी टीम ने आपको रिपोर्ट कर दिया है और आप यहाँ पर मेरे साथ बहस कर रही है। मैंने तो उससे एक पूछा, मैंने तो उससे ये भी कहा कि अपने वालिद आपका इंटरव्यू मैंने मेरे साथ पूरे पाकिस्तान ने मैडम आपका इंटरव्यू देख लिया है और जो रिस्पॉन्ड उन्होंने किया है और जो फीडबैक उन्होंने दिया है, आपने मेरे ख्याल से आंखें बंद की हुई हैं और हमने उस इंटरव्यू के जो फीडबैक या जो रिस्पॉन्ड आया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप जवाब नहीं दे पा रही हो जुनैरा। बहरहाल मुझे लगता है कि हमें अपना थोड़ा सा जो रवैया है, हमारा जो कंडक्ट है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें उसका एहसास करने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाह रही है? जी जुनैरा। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि लड़का और लड़की ने दोनों ने पसंद की शादी की, ये वाकया और ये मामला हाईलाइट हो गया रोजाना की बुनियाद पे, ये तो सोशल मीडिया पर आ गया ना, रोजाना की बुनियाद पे आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने % लड़के लड़कियां हैं जो हैं वो कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं? क्या कह रही? हजारों की तादाद में। ठीक है, तो क्या वो सही करते हैं? रोजाना की तादाद में। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं कि गुजरात में स्पेन से आई हुई 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया, सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, मैंने आवाज उठाई। नूर मुकद्दम का जो केस हुआ उस पर किसी और ने आवाज नहीं उठाई, उस पर मैंने आवाज उठाई। साहिवाल ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, वेल डन, आपको एप्रिसिएशन। लेकिन जहां पर कोई बात गलत होगी क्या वो बात ना की जाए? इतनी एप्रिसिएशन, इतना प्यार तो आपको मिल रहा है ना, लेकिन अगर कोई एक चीज गलत होगी है तो आप सिर्फ ये कह सकती है ना कि हाँ नहीं बेहतर हो सकता था, ताकि देखिए ये एक रीत या रवैया कायम ना। थैंक यू सो मच जुनैरा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और जनाब यही ऐसा लगता है इस इंटरव्यू के बाद भी कि जो कच्चे जहन हैं वो शायद उनको नए तरीकों से, नए रस्तों से रोशनास कराया जा रहा है, नई रीत के ऊपर हमारी आने वाली जनरेशन को चलाया जा रहा है। ये ट्रेंड हमें तोड़ना होगा, हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा, चाहे वो मीडिया मालिकान हो, मीडिया के लोग हों या फिर सोशल मीडिया के स्टार्स हो या सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हो। अगर हम जिम्मेदारी नहीं बरतेंगे तो हमारी जो अगले आने वाली जनरेशन है उसमें भी ना जाने कितने ऐसे वाकयात होंगे और माँ बाप बेचारे जो है ना वो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। लेंगे यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के हवाले से, जो कि एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है। अगर आपने अपना वजन गिराना हो तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। जी, इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत यमुना चट्ठा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। यमुना, इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो फवायद हैं वो तो बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए, इंटरमीडिएट बहुत जरूरी है, इतनी तालीम तो हर इंसान की मेरा ख्याल है होनी चाहिए। तो ये जो फास्टिंग की हम बात करें, इंटरमीडिएट नहीं है, ये इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है और इसकी मेरे ख्याल से यमुना आपने भी वही क्लिप देखा है जो मैंने क्लिप देखा और वो शायद गलती से हमारे दिमाग में स्टक हो गया। तो पहले जरा हमारी ऑडियंस को दिखा देते हैं कि हमारी बड़ी ही प्यारी हर दिल अजीज होस्ट निदा यासिर ने जनाब इसी टर्म को कैसे यूज किया, फिर इस पर सेगमेंट करते हैं।
ये तो हमारी बड़ी प्यारी होस्ट हैं और चलें ये सब कुछ जो है वो हो जाता है, कोई बात नहीं है। निदा की मैं यहाँ पे गलती को नहीं हाईलाइट कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हुई थी वहां पे, जो कि क्वालिफाइड हैं और जिनका काम है कि दूसरों को वो अच्छी चीज गाइड करें। युमना, निदा की हरगिज बात नहीं है यहाँ पर बात उस न्यूट्रिशनिस्ट की है, उस माहिर ग़िज़ाइयत की है जो कि लेक्चर दे रही है एक चीज पर, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या बता रही है। क्योंकि बेसिकली निदा का ताल्लुक तो मेडिकल फील्ड से भी नहीं ना। अब जारी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बेतहाशा उनकी चीजें सुनी होती हैं, पता होती हैं, हमें प्रोनाउंसिएशंस नहीं आ रही होती, तो वाकई डॉक्टर का काम है इस बात को उसकी तस्हीह करना, समझाना कि नहीं ऐसे होता है। जो लफ्ज है वो इंटरमीडिएट हरगिज नहीं है, वो इंटरमिटेंट है, टी आता है इसमें, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इसकी जहां इन्होंने, आप मैंने क्लिप में अभी देखा, इन्होंने कहा कि इसकी एक ही किस्म उन्होंने डिस्कस की है, इसकी 4-5 इकसाम है, काफी ज्यादा इसकी किस्में हैं। एक में ये होता है कि आप जो है तकरीबन जो है आपका 8 घंटे का ईटिंग विंडो होना चाहिए, बाकी टाइम आपने भूखा रहना है। एक इसमें ये होता है एक दिन आप अच्छा खाते हैं और एक दिन आप लाइक नॉर्मल रूटीन का खाते हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं और अगले दिन आप कंप्लीट रोजा रखते हैं। उसके बाद इसकी एक किस्म ये है कि आपने सिर्फ 5 घंटे खाना होता है। इसकी एक और किस्म ये है कि आपने 10 घंटे खाना होता है। और इसकी एक और किस्म ये है कि आपने पूरे दिन में सिर्फ एक खाना खाना होता है। अच्छा, ये जो आप मुख्तलिफ विंडोज बता रही हैं कि मुख्तलिफ आप टाइम बता रही हैं, 5 घंटे 8 घंटे, ये जब हम इस विंडो में खाएंगे विद फास्टिंग, तो फिर हमें ख्याल रखना है कि हम लो कार्ब लें या तब हम थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस रहें, या उस विंडो में रहते हुए बाकी दिन फास्टिंग करते हुए हम कुछ भी खा सकते हैं। ये आपने बड़ा ही जबरदस्त सवाल किया, बिकॉज आजकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग